जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्तें रखी हैं, माटी की मूर्तें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल बातें किताबों की में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जिस किताब की मैं चर्चा करने जा रही हूँ वो है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित प्रसिद्ध रेखाचित्र संकलन माटी की मूर्तें। दोस्तों, इस किताब का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ। इसमें कुल मिलाकर 12 रेखा चित्रों का संकलन है। ये रेखा चित्र संकलन बेनीपुरी जी का श्रेष्ठ रेखा चित्रों का संग्रह है। बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। इन्होंने गद्य के अलग अलग विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। साथ ही ये पत्रकारिता क्षेत्र में भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। इनके द्वारा लिखी गई रेखा चित्र एवं यात्रा वर्णन हिंदी साहित्य जगत में बेजोड़ माना जाता है। जैसे मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, माटी की मूर्तें रचना में कुल मिलाकर 12 रेखा चित्रों का संग्रह है। वो इस प्रकार हैं: रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, बौजी, परमेसर, बैजू मामा, सुभान खां, बुदिया। दोस्तों, माटी की मूर्तें यानी मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ या फिर मूर्तियाँ कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बेनीपुरी जी ने इन मूर्तों का संबंध सीधे सीधे खुद से माना है। चलिए दोस्तों, पहले रेखा चित्र की तरफ चलते हैं। पहला रेखा चित्र है रजिया। रजिया चूड़ीहारिन थी। वह बेनीपुरी जी के गांव की रहने वाली थी। लेखक कहते हैं कि रजिया बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी। रजिया बेनीपुरी के जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा चरित्र है जिसका चित्रण बहुत ही सजीवता और मधुरता के साथ उन्होंने बुना है। रजिया के साथ लेखक का रिश्ता ना दोस्ती के दायरे में आता है ना प्यार के दायरे में। रजिया के साथ एक तरह का पवित्र रिश्ता बचपन से लेकर अंत तक जुड़ा रहता है। लेखक चुनाव के प्रचार के सिलसिले में गांव-गांव घूम रहे थे। अचानक वो रजिया के गांव पहुंच जाते हैं और उनके मन में एक खास किस्म की भावना जाग उठती है। उसे मैं आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। यह रजिया का गांव है, यहाँ रजिया रहती थी। किंतु क्या आज मैं यहाँ यह भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रजिया नाम की चूड़ीहारिन रहती थी या है। हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती थी। यानी रजिया को, रजिया का पति है हसन। लेखक नेता बनकर उस गांव में गए थे। वहाँ पर रजिया जैसी ही दिखने वाली एक लड़की से यानी बच्ची से उनकी मुलाकात होती है और वहाँ के लोगों के द्वारा पता चलता है कि लेखक को कि ये रजिया की पोती है। तो वो उसके घर ले जाती है। तो आगे लेखक कहते हैं कि मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ। ये छोटे छोटे साफ सुथरे घर, यह लिपा पुता चिक्कन ढुर ढुर आंगन, भरी पूरी गृहस्थी, मेहनत और दयानत की देन। हसन चल बसा है किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया है। आगे रजिया अंदर लेटी हुई है और रजिया को लेकर उसकी दोनों पतोहियाँ यानी दोनों बहुएं उसे लेकर आ जाती हैं। और आगे लेखक बताते हैं कि उसकी दोनों पतोहें उसे ले सहारा देकर आंगन में ले आई। रजिया, हाँ मेरे सामने रजिया खड़ी थी, दुबली पतली रूखी सूखी। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली की बल्ब की तरह चमक उठा और चमक उठी वे नीली आंखें जो कोठरों में धंस गई थी। ये है दोस्तों रजिया रेखा चित्र। मैंने आपके सामने थोड़ा बहुत रखने की कोशिश की है जो मैंने पढ़ा, और इसे आप पूरे पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ सकेगा। और रही बात इसमें एक जिंदा दिल रहने वाली मुस्लिम स्त्री का वर्णन इस रेखा चित्र में आपको देखने को मिल सकता है। अगला रेखा चित्र है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह बेनीपुरी जी के गांव का ही पहलवान युवक है। इसके पिता बचपन में गुजर गए थे, इसीलिए उसकी माता उसे अपने मायके ले जाती है। बड़ा होकर काफ़ी समय बाद ननिहाल से बलदेव सिंह वापस गांव आ जाता है। उसके आने से फिर से पहलवानी शुरू हो जाती है। बेनीपुरी जी ने उनके आने के बाद गांव का वातावरण कैसा हो जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है। मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। गांव में उनके आने से नई जान आ गई, जवानी आ गई। अखाड़ा खुद गया, उसमें कुश्तियाँ होने लगीं। भोर में कुश्तियाँ, शाम को पट्टेबाजी, गदका, लाठी चलाना आदि।
एक विधवा स्त्री की मदद करने के वक्त उसकी हत्या बहुत ही बुरी तरीके से की जाती है। इस प्रकार एक आभामय पहलवान बलदेव सिंह का अंत को बेनीपुरी जी ने इस रेखा चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, तीसरा रेखा चित्र है सरजू भैया। सरजू भैया शरीर से एकदम दुबले पतले आदमी थे। इनका घर बेनीपुरी जी के घर से सटा हुआ था। इनकी 5 संतानें थी, 5 बेटियां। सरजू भैया बेनीपुरी जी को अपने भाई मानते थे। गांव के किसी व्यक्ति को कोई ज़रूरत हो तो वो सरजू भैया के पास ही आते थे और हर किसी को सरजू भैया मदद करते थे। सूदखोरी से इनका घर बर्बाद हो जाता है, साथ ही इनकी पत्नी का जल्दी ही निधन हो जाता है। जब सरजू भैया को पैसों की तंगी आ जाती है तो गांव में से कोई भी व्यक्ति उनकी मदद नहीं करता। चौथा रेखा चित्र है मंगर। मंगर बेनीपुरी के गांव का एक हलवाहा है। इसकी पत्नी का नाम बकलौती था। ये स्वभाव का तोड़ा, रूखा एवं कठोर था। इसके जैसा मेहनती पूरे गांव में कोई नहीं था। मंगर बुढ़ापे के कारण हल चलाने के योग्य नहीं रह जाता और कुछ दिन वो छोटा मोटा काम करके गुजारा कर लेता है। और उसकी यह स्थिति देखकर बेनीपुरी जी कहते हैं कि अब एक ही उपाय रह गया, उसे पेंशन मिले। लेकिन हलवाहों यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। बेनीपुरी जी ने अपने ही गांव का एक ऐसे गरीब किसान का वर्णन, किसान यानी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो इनके चाचा जी के घर में और पूरे गांव में जिन जिन लोगों के पास खेत थे उनके यहाँ हल जोतने के लिए इसे ही बुलाया जाता था। तो इसका वर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। 5वां रेखा चित्र है दोस्तों रूपा की आजी। रूपा की आजी एक बहुत ही मार्मिक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र को पढ़ते हुए आप जान सकेंगे कि पहले गांव में किस प्रकार अंधविश्वास हुआ करता था, और इसी तरह के अंधविश्वास का शिकार रूपा की आजी हो जाती हैं। 6वां है देव। देव बेनीपुरी जी का बचपन का साथी है। एक निडर युवक है। बड़े होकर भी गांव में गुंडागर्दी के लिए प्रसिद्ध होता है। बेनीपुरी जी जब पटना कैंप जेल में आज़ादी के आंदोलन में भागी होने के कारण बंद थे, तब वहां उनकी मुलाकात देव से हो जाती है। उसका यह बदला हुआ रूप देखकर बेनीपुरी जी को आश्चर्य के साथ गर्व भी महसूस होता है। 7वां जो रेखा चित्र है दोस्तों बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत ये जाति के तेली थे, लेकिन इनके व्यवहार से या इनके कर्म के कारण ये ब्राह्मण से भी बढ़कर थे। और इनके इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद ये पत्नी को मायके भेज देते हैं। कबीर के दोहों को गाकर जीते हैं और अकेले ही अपना जीवन काटते हुए बेनीपुरी जी ने इस रेखा चित्र में बताया है। दोस्तों 7वां जो रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत बेनीपुरी जी के गांव के एक व्यक्ति थे। ये जाति से तेली थे, लेकिन कर्म से ब्राह्मण। इनके इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद पत्नी को ये मायके भेज देते हैं और ये कबीर के दोहों को गाकर अपना समय यापन करने लगते हैं। और इनका स्वभाव जो है साधुओं जैसा स्वभाव था। अगला रेखा चित्र है दोस्तों भौजी। भौजी यानी बेनीपुरी जी की भाभी थी। बेनीपुरी जी ने अपने ही घर की कथा को भौजी के माध्यम से सुनाया है। भौजी का मिलनसार और कठोर रूप इस रेखा चित्र में आपको देखने को मिल सकता है। अगला रेखा चित्र है दोस्तों परमेश्वर। परमेश्वर बेनीपुरी जी के गांव का ही एक व्यक्ति है। इससे कोई खास रिश्ता तो नहीं था, लेकिन इसकी बीमारी की खबर सुनकर बेनीपुरी जी का मन विचलित हो जाता है और उसे देखने के लिए गांव चले आते हैं। परमेश्वर ने कई तरह के नशे करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया था, इसी कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। वहाँ रेखा चित्र है दोस्तों बैजू मामा। बैजू मामा मुझे बहुत बहुत पसंद आया और इस रेखा चित्र के बारे में मैं अंत में बताऊंगी आपको। 11वां रेखा चित्र है दोस्तों सुभान खां।
सुभान का एक मुस्लिम व्यक्ति थे। इनको बेनीपुरी जी प्यार से सुभान दादा भी कहकर बुलाते थे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में इस रेखा चित्र को हम देख सकते हैं। 12वां और अंतिम रेखा चित्र है बुदिया। यह रेखा चित्र भी अत्यंत मार्मिक है। बुदिया से लेखक की पहली मुलाकात जब वो 8 साल की थी तब होती है। बुदिया का पटिया यानी जवान गाय बेनीपुरी जी का चमेली के पौधे को खा रही होती है। तब उसे भगाने के लिए दौड़ते हैं। तब बुदिया कहती है कि मत मारिए बाबू। बुदिया को देखकर बेनीपुरी जी बताते हैं कि उसकी अवस्था को बताने की कोशिश की है। समूचा शरीर नंगा दड़ंगा गर्द गुबार से भरा, सांवले चेहरे पर काले बालों की लटें बिखरी जिनमें धूल तो साफ थी और जुएं भी ज़रूर रही होंगी। दूसरी मुलाकात में बुदिया जवान हो चुकी होती है। जब लेखक अपने गांव की सड़क पर हवाखोरी कर रहे थे यानी टहल रहे थे, किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है उन्हें, और वो जब मुड़कर देखते हैं तो एक युवती घास का गट्टर लेकर उसके सर के ऊपर रखने के लिए उनसे मदद मांग रही होती है और वो बुनबुनाकर उसकी मदद करते हैं। और ये युवती कोई और नहीं बुदिया ही थी। तीसरी मुलाकात में बुदिया बेनीपुरी जी के खेत में गेहूं काट रही होती है। अब उसके 3 बच्चे हैं और वो गर्भवती है। उसका पति भी इसी खेत में काम कर रहा होता है। अब बुदिया को देखकर बेनीपुरी जी को लगा कि उसका वह बचपन, उसकी वह जवानी और यह बुढ़ापा ही तो, फटा कपड़ा, चोली का नाम नहीं, बाल बिखरे, चेहरा सूखा, गालों के गड्ढे, आंखें के कोठर। और उसी समय उसका बच्चा रो उठा। वह उसके ओर लपकी, बच्चे को पुचकारती, दुलारती, हलराती ये बुदिया थी। अंततः दोस्तों बैजू मामा रेखा चित्र की तरफ चलते हैं। ये रेखा चित्र मुझे बहुत पसंद आया। बैजू मामा से बेनीपुरी जी की मुलाकात जेल में होती है। लगभग 30 साल से बैजू मामा जेल में हैं। पहली बार बैल चुराने के चक्कर में बैजू मामा जेल गए थे। जेल से छूटने के बाद शर्मिंदगी के कारण गांव नहीं गए। वे हर बार चोरी करके पकड़े जाते हैं और जेल पहुंच जाते हैं। जेल में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब कुछ बैजू मामा के लगाए हुए हैं। बैजू मामा का गांव का नाम बख्तियारपुर था। उनके भाई मर चुके थे और गांव में उनके भतीजे और उनके बाल बच्चे रहते थे। एक बार होली के समय बैजू मामा की रिहाई की तारीख पड़ती है। जेल में साल में एक ही बार होली के दिन पकवान बनते हैं। उन पकवानों को खाने के लिए बैजू मामा का मन तरसता है और वे जेलर साहब से विनती करते हैं कि उनकी रिहाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाए। लेकिन जेलर साहब मानते नहीं और उन्हें रिहा कर देते हैं। जेल के इन पकवानों के बारे में बेनीपुरी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया है। आप ताजुब ना करें, जहाँ भात में बुसी मिली होती है, रोटी में कंकड़, दाल में छिलके ही छिलके रहते हैं, तरकारी के नाम पर घास के डंठलों को उसन दिया जाता है, सरसों के तेल में गुड़ देकर गुने गेहूं के आटे के पके पुए, थोड़े दूध में पूरा पानी डालकर उबाली गई खीर। बैजू मामा इन पकवानों को खाने के लिए एक गाड़ीवान का बैल चुराकर फिर से जेल पहुंच जाते हैं। ये थे हमारे बैजू मामा। तो दोस्तों सारे रेखा चित्रों को आपके सम्मुख रखने की कोशिश की है मैंने। थोड़ी थोड़ी करके उनकी कहानियाँ भी बताई है मैंने। मैं चाहूँगी गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू से महकती हुई इस रचना को आप ज़रूर 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 पढ़िए, क्योंकि इन रेखा चित्रों में जिस प्रकार से बेनीपुरी जी ने ग्रामीण जीवन की सरलता, अल्लड़ता, ममता, करुणा आदि सभी भावों को बहुत ही प्यारे तरीके से चित्रित किया है। और पढ़ते वक्त आपको बिल्कुल भी एक रेखा चित्र में जिस प्रकार की चित्रात्मक भाषा होनी चाहिए उसकी कमी बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगी। और इस वीडियो को बहुत ही प्यार और मेहनत से मैंने बनाया है। आप इसे पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए, और इसको सुनने के बाद आप एक लाइक तो ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगली किताब के साथ फिर से मैं हाजिर होंगी। धन्यवाद।